ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। पीएम मोदी की मां हीराबेन का 99 वर्ष की उम्र में निधन। नम आंखों से पीएम ने दी अंतिम विदाई। मां के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद कर्तव्य पथ पर लौटे पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नए साल के मौके पर मां से मिलने जा रहे क्रिकेटर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए और लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे फुटबॉल के जादूगर पेले ने ब्राजील के अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का तड़के निधन हो गया। वो 100 साल की थी। मां के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से तुरंत गांधीनगर पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री उनका इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे अपने छोटे भाई के गांधीनगर वाले घर पहुंचे, जहां मां हीराबेन लंबे समय से रह रही थी। घर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां हीराबेन के अंतिम दर्शन करने पहुंचे और घुटने के बल बैठकर और उनके पांव पर मत्था टेककर उन्हें नमन किया। इसके बाद हीराबेन की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई और जिस मां की गोद में खेलकर प्रधानमंत्री विश्व नेता बनने के काबिल बने, उस मां को घर से विदाई देने के लिए उनकी अर्थी को कंधा दिया। शमशान घाट तक ले जाने के लिए घर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए बेटे नरेंद्र मोदी ने उन्हें कंधा दिया। मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े मुल्क के सबसे ताकतवर नेता की बजाय एक बेटे की तरह दिखे। मां के अंतिम दर्शन से लेकर उनकी अर्थी को कंधा देते वक्त प्रधानमंत्री का यही बेटे वाला रूप नजर आया। और प्रधानमंत्री की मां की अंतिम यात्रा में सनातन धर्म को मानने वालों की आखिरी यात्रा में बोले जाने वाले शब्द गूंजने लगे। राम नाम के शब्द, राम नाम सत्य है। कुछ दिनों पहले तो जो प्रधानमंत्री मां से मिलने के लिए पहुंचने पर उनके साथ कुर्सी पर या सोफे पर बैठकर उनसे बातचीत किया करते थे, आज उनकी बैठने की जगह बदल चुकी थी। एम्बुलेंस में हीराबेन का पार्थिव शरीर रखे जाने के बाद बेटे नरेंद्र उनके सामने की सीट पर बैठे उन्हें सूनी निगाहों से निहारते नजर आए। एम्बुलेंस में मां हीराबेन के पार्थिव शरीर के पास बैठे नरेंद्र भावुक दिखे, तो बाहर आसपास की महिलाओं के साथ घर की महिलाएं रोती बिलखती, आंसू पोंछती, खुद को ढाढ़स बंधाती और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती रही। भाव ये कि मां अब तुम्हारे बिना ये जीवन कैसे चलेगा। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि हीराबेन का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए आंखों से ओझल नहीं हो गया। जिस घर में अपने सबसे छोटे बेटे के साथ हीराबेन रह रही थी, वो उनका आखिरी घर साबित हुआ और यहीं से बेटे नरेंद्र मोदी के साथ ही पूरा परिवार उनके आखिरी सफर के लिए निकला। और जब घर से मां हीराबेन अपने अंतिम सफर के लिए निकल पड़ी, तो परिवार के लोगों के साथ ही दुख की इस घड़ी में वहां पहुंची महिलाएं घर के बाहर ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मां को आखिरी विदाई देने के लिए शमशान घाट की तरफ बढ़ते रहे और एम्बुलेंस के शमशान घाट पहुंचने के बाद जब हीराबेन की अर्थी उतरी, तो दोबारा प्रधानमंत्री उसे कंधा देते दिखे। इसके बाद नश्वर शरीर को अग्नि को समर्पित करने के लिए सनातन धर्म के कर्मकांड के मुताबिक चिता सजने लगी और इस पूरी प्रक्रिया में बड़े भाई के साथ नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री के दर्द में शामिल होने के लिए कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला भी पहुंचे, जो प्रधानमंत्री को हिम्मत बंधाते रहे। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई और पंडित के बताए तरीकों से बड़े भाई सोम मोदी के साथ प्रधानमंत्री सारे कर्म में हाथ बटाते दिखे। सारी तैयारियों के बाद मुखाग्नि की बारी आई तो बड़े भाई सोम मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मां को मुखाग्नि दी। इसके बाद सभी भाइयों के साथ परिवार के सभी सदस्यों ने चिता की परिक्रमा की और हीराबेन को पूरी तरह से अग्निदेव को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी का निधन 1989 में ही हो गया था। इसके बाद हीराबा पूरे परिवार की मजबूत पिलर बन गई, जिन्होंने पूरे परिवार को संभाला। बड़े बेटे सोम भाई से लेकर परिवार के हर सदस्य के लिए हीराबा भावनात्मक तौर पर ऊर्जा का केंद्र थी।
इसलिए मां का निधन भले ही 100 साल की उम्र में हुआ, लेकिन उनका जाना परिवार के हर सदस्य के लिए भावनात्मक रूप से कमजोर करने जैसा था। इसका असर बड़े भाई सोम मोदी के चेहरे पर तब दिखा जब सामने मां का शरीर चिता की लपटों से घिरा था। पीएम मोदी बड़े भाई की मनोदशा को समझ रहे थे, इसलिए अपने दर्द को अपने ही सीने में दबाकर वो बार बार बड़े भाई के भाव को पढ़ने की कोशिश करते दिखे। कभी वो मां की धधकती चिता को देखते तो कभी बड़े भाई सोम मोदी को। एक बार जब सोम भाई मोदी भावुक होकर खुद पर काबू नहीं रख पाए तो प्रधानमंत्री उन्हें दिलासा देते और समझाते नजर आए। क्योंकि जिस दौर और भाव से सोम भाई गुजर रहे थे, कुछ वही हाल प्रधानमंत्री मोदी का था। शायद यही वजह रही कि एक दूसरे के आंसू दोनों नहीं पहुंच पाए तो पास में खड़ा एक सदस्य सोम भाई मोदी के पास गया और उन्हें हिम्मत बंधाने की कोशिश करता दिखा। प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक संकल्पवान मजबूत नेता की है, लेकिन इंसान के रूप में उनकी कई भावुक तस्वीरें दुनिया ने देखी। जिस मां के योगदान को याद कर नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भावुक हो गए थे, जब उस मां ने दुनिया को अलविदा कहा तो बेटे मोदी की एक नई छवि सामने आई। और इसकी झलक प्रधानमंत्री की मां के अंतिम दर्शन करने से लेकर उनकी अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार के वक्त तक दिखी। मां के अंतिम दर्शन के लिए घर के अंदर नंगे पांव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुटने पर बैठकर मां के चरणों में शीश नवाया। तो इसके बाद अंतिम संस्कार के कर्मकांड पूरा होने तक उन्होंने पांव में चप्पल या जूते नहीं पहने। पीएम मोदी ने नंगे पांव ही मां की अर्थी को कंधा दिया। वो नंगे पांव ही उस एम्बुलेंस में बैठे जिससे मां के पार्थिव शरीर को शमशान घाट पहुंचाया जाना था। उन्होंने नंगे पांव ही मां को मुखाग्नि दी। 99 साल को पीछे छोड़कर 100वें साल में कदम रखने वाली मां जब हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चली गई तो सनातन धर्म के मुताबिक बेटे नरेंद्र ने पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया और दुख की इस घड़ी में शामिल होने शमशान घाट तक आए हर व्यक्ति का नंगे पांव ही हाथ जोड़कर आभार जताया। जब मां में ईश्वर का रूप दिखे तो इस तरह का व्यवहार अजूबा नहीं लगता, लेकिन एक सख्त नेता से हटकर एक भावुक इंसान के रूप में प्रधानमंत्री की जैसी छवि है, उसमें परिवार के लोगों को हौसला देने के लिए उनका खुद पर काबू रखना भी किसी अचंभे से कम नहीं। जिसकी झलक मां के निधन के बाद घर से लेकर शमशान घाट तक बार बार दिखी। शमशान घाट पर मां की चिता लपटों से घिरी थी। बेटे नरेंद्र हाथ बांधकर टकटकी लगाए पंच तत्व से बने शरीर को अपने आगोश में ले रही पवित्र अग्नि को देख रहे थे। इस दौरान वो रुआं से नजर आए, लेकिन चेहरे के भाव और दिल की टीस को आंखों के जरिए आंसू बनकर बहने से रोके रखा। सामने उस मां का पार्थिव शरीर लपटों में घिरा था, जिसके हाथों से नरेंद्र बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक मिठाई खाया करते थे। सामने लपटों से वो घिरी थी जिन्होंने बेटे नरेंद्र को जन्म दिया था, अपनी गोद में खिलाया, अच्छे संस्कार दिए और देश की कमान संभालने लायक बनाए। सामने चिता की आग से उस मां का पार्थिव शरीर घिरा था, जिनके पांव धोकर उसके पानी को चरणामृत की तरह प्रधानमंत्री आंखों से लगाया करते थे। ये दर्द केवल नरेंद्र का नहीं, पूरे परिवार का था। इसलिए दुख की इस घड़ी में जब बड़े भाई सोम मोदी के सब्र का बांध आंसुओं के जरिए टूटा और वो फूट फूट कर रो पड़े, ऐसे में छोटे भाई नरेंद्र उन्हें ढांढस बंधाने के साथ ही खुद पर काबू रखकर अचानक बड़े भाई की भूमिका निभाने लगे। मां के निधन की खबर भी जब बेटे नरेंद्र ने ट्वीट के जरिए दी तो उनके हाथ में एक आरती की थाली नजर आई, जिसे बेटे के घर आने से पहले स्वागत के इंतजार में मां रखा करती थी। और इसके साथ उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मैंने हमेशा से मां में उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक तथा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। पीएम मोदी की मां के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में देश के कई दिग्गज नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का अंदाजा था, लेकिन प्रधानमंत्री मां के अंतिम संस्कार की वजह से देश के विकास से जुड़े किसी काम को रोकना नहीं चाहते थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही विनम्रता से संवेदना जताने वालों से जनहित और देशहित के काम में लगे रहने की अपील की और ये भी संदेश दिया कि बेटे का फर्ज निभाने के बाद वो खुद भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। और हुआ भी यही। मां के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री सीधे गांधीनगर के राजभवन पहुंचे और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के अलावा उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम के चेहरे पर उदासी दिखी और कोलकाता नहीं पहुंच पाने के लिए माफी मांगी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था,
लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। इतने बड़े दुख से गुजरने के बावजूद कार्यक्रम का हिस्सा बनने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भावुक हो गई, जो उनकी आवाज में भी सुनाई पड़ा। For you personally, and it's a great loss, and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. पीएम मोदी भले ही अपने चेहरे और भाव से सामान्य दिखे, लेकिन ममता बनर्जी समझ रही थी कि इस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। यही वजह रही कि खुद ममता बनर्जी ने कांपती आवाज में प्रधानमंत्री को खुद का ख्याल रखने की अपील की। ममता की अपील बेवजह तो नहीं ही थी। राजनीति में एक दूसरे का विरोधी होने के बावजूद प्रधानमंत्री पद की गरिमा और उनके कर्तव्य को ममता समझती हैं। लेकिन किसी भी पद और बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला शख्स आखिर इंसान ही होता है। इसलिए ममता ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर अपनी संवेदना तो जताई ही, साथ ही उन्हें कार्यक्रम छोटा रखने की अपील की, जिसकी ठोस वजह थी। Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री की इस अपील का मान रखा और कार्यक्रम को जल्द खत्म कर दिया। लेकिन ये मां की दी हुई सीख ही थी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। हीराबेन की उम्र करीब 100 साल थी और अपने पीछे वो भरा पूरा परिवार छोड़ गई। बेहद गरीबी में जीवन का बड़ा हिस्सा गुजारने वाली हीराबेन के निधन के बाद सत्ता के शिखर पर विराजमान उनके बेटे ने उनका अंतिम संस्कार भी बेहद सादगी से किया। देश भर से जो बड़े नेता आना चाहते थे, उन्हें तो आने से रोका ही, साथ ही देश के तमाम लोगों और नेताओं से तय कार्यक्रमों के मुताबिक अपने कर्तव्य पथ पर बने रहने की भी अपील की। बिना किसी छुट्टी के लगातार काम करने वाले प्रधानमंत्री ने उनकी मां के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम की वजह से किसी को दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखा। इसके लिए पौ फटने के साथ ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई और जब तक दफ्तर जाने का वक्त होता, प्रधानमंत्री मां के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट पहुंच गए। इससे गांधीनगर में सड़कों पर जाम लगने का अंदेशा खत्म हो गया। सियासी विरोधियों को भी प्रधानमंत्री का ये अंदाज हैरान कर गया। मां तो मां ही होगा, क्या बोलेंगे, मां चले गया तब भी आशीर्वाद तो जरूर उनका ऊपर रहेगा, हम लोग को ऊपर भी। इसीलिए दुख है, तब भी देखिए काम चल रहा है। पीएम मोदी के जीवन पर मां की अमिट छाप रही। प्रधानमंत्री खुद भी इसे मानते रहे हैं। मां उनकी पहली गुरु थी और दोस्त भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हीराबेन के निधन पर श्रद्धांजलि दी तो इसका भी जिक्र किया। दुख की इस घड़ी में सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम मोदी के लिए संवेदना जताई और हीराबेन को अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने अपने दुख का इजहार किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री की माताजी के निधन की खबर आई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी संवेदना जताते हुए प्रधानमंत्री के साथ खुद को बताया। इस दुख के घड़ी में मोदी जी के इस घड़ी में हम साथ हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने हीराबेन के योगदान पर उन्हें आदर्श मां बताया। उनका व्यक्तित्व व जीवन सभी मां के लिए हर मामले में आदर्श व प्रेरणादायक भी है, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर व मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का सही से भरण पोषण किया। मायावती की ही तरह केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी हीराबेन को एक आदर्श मां के रूप में याद कर श्रद्धांजलि दी। और निश्चित रूप से ये मां के रूप में उनके संस्कार ही थे, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एक भारत मां के सपूत को देश की सेवा में सौंपने का काम किया है। उनको ईश्वर शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं उड़ीसा में सैंड आर्ट के जरिए हीराबेन को श्रद्धांजलि दी गई। ओडिशा के पुरी बीच पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी। हीराबेन मोदी को याद करते हुए रेत पर खास तस्वीर बनाई गई।
नए साल से पहले हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। आज धर्मशाला में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन BRO बर्फ हटाने के काम में जुट गई है। फिलहाल श्रीनगर लेह हाईवे पर बर्फ हटाने का काम जारी है। नए साल पर जश्न को देखते हुए यूपी पुलिस ने कमर कस ली है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि न्यू ईयर ईव पर हुड़दंगियों पर कड़ी नजर रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर रखेगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का आज भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो नए साल का जश्न मनाने और अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से अपने घर उत्तराखंड के रुड़की जा रहे थे। तभी रुड़की के नारसन में उनकी कार बेकाबू हो गई। ऐसा क्रिकेटर ऋषभ पंत को नींद आने की वजह से हुआ। झपकी आने के बाद वो कार पर नियंत्रण खो बैठे। हादसा सुबह के करीब 5:30 बजे हुआ। जब ये हादसा हुआ उस समय ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार की रफ्तार काफी तेज थी। CCTV वीडियो में कार डिवाइडर से टकराती दिखी। ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी। ऋषभ की कार का एक्सीडेंट दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ। हादसे में उनकी कार के परखच्चे उड़ गए। अपनी मर्सिडीज कार के हादसे के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत बुरी तरह घायल हो गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल गए। इसके लिए ऋषभ पंत ने अपनी गाड़ी का विंड स्क्रीन तोड़ा। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद वो सड़क किनारे लेटे दिखे। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लड़के ऋषभ की मदद करते भी दिख रहे हैं। इस दौरान उनके शरीर पर कपड़ा मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने चादर से उनके शरीर को ढका। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी। उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार। इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई। हादसे में ऋषभ पंत को काफी चोटें आई थी। उनके सिर से खून बह रहा था। एक वीडियो में ऋषभ स्थानीय लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं। वहीं एक लड़का उनका हाथ थामे खड़ा दिख रहा है। लेकिन क्रिकेटर ऋषभ पंत के सुरक्षित बाहर निकलने से पहले उनकी मर्सिडीज कार में भयानक आग लग गई थी। हादसे का अंदाजा कार की हालत को देखकर लगाया जा सकता है, जो दिल्ली देहरादून हाईवे पर हादसे के बाद धू-धू कर जलती दिखी। डिवाइडर के किनारे खड़ी कार से आग की लपटें निकलती दिखी। आग की वजह से आसपास धुआं फैल गया था। हादसा कितना भयानक था उसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार हादसे में पूरी तरह जल गई। कार का इंजन खाक हो गया। कार की सीटें पूरी तरह से जल गई। कार के शीशे चकनाचूर हो गए। कार में ऋषभ पंत के अलावा कोई और सवार नहीं था। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए। फिलहाल कार को हादसे वाली जगह से शिफ्ट कर दिया गया है। और कार एक्सीडेंट के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत को रुड़की के सिविल अस्पताल ले जाया गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हादसे के बारे में तुरंत 108 पर फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए क्रिकेटर ऋषभ पंत को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत को यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए लाया जा रहा है। और अभी जो हालत की बात है, जहाँ तक डॉक्टरों से बातचीत हुई है, हालत उनकी अभी ठीक है। कार एक्सीडेंट में ऋषभ पंत के पैर और पीठ में चोट आई है। उनकी पीठ पूरी तरह से छिल गई। एक फोटो में ऋषभ की पीठ पर जख्म के कई निशान देखे गए। उनके सिर पर भी चोट लगी दिखी। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं। फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। फिलहाल ऋषभ पंत डॉक्टरों की निगरानी में है। वैसे दावा किया जा रहा है कि हादसे के वक्त ऋषभ पंत ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और इसी वजह से वो कार से निकलने में सफल रहे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर हादसे की असली वजह क्या रही होगी। ऋषभ पंत रात में सिर्फ 2 घंटे सोए थे, यानी कम नींद लेने की वजह से हादसा हुआ। गाड़ी चलाने के दौरान ऋषभ पंत को झपकी लग गई थी और जानकारों की माने तो इसी दौरान गाड़ी की स्पीड बढ़ गई होगी और वो अपना नियंत्रण खो बैठे होंगे। CCTV से कार के ओवर स्पीड होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलाई जा रही थी। यही वजह रही कि कार डिवाइडर तोड़कर करीब 200 मीटर तक पलटते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी। और रुड़की में सड़क हादसे के बाद टीम इंडिया के विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को सबसे पहले पास के ही सक्षम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया था। अस्पताल के डॉक्टर सुनील नागर ने सबसे पहले ऋषभ पंत का इलाज किया था। इलाज के दौरान ऋषभ पंत ने डॉक्टर सुनील नागर को अपने रुड़की दौरे के बारे में बताया था। कह रहा था कि मैं अपनी मम्मी को
सरप्राइज देना चाहता था और डॉक्टर साहब मैं रात सिर्फ मात्र 2 घंटे सोया। कम नींद लेने की वजह से ही ऋषभ पंत की कार चलाते हुए आंख लग गई थी। ऋषभ पंत के पास बैग था जिसमें कुछ कैश रखा था, जो हादसे के बाद सड़क पर बिखर गया था। ऋषभ को अस्पताल लाने वाले युवकों ने डॉक्टर सुनील नागर को उन पैसों के बारे में बताया। लोग बाग वहाँ पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए थे कि इनके पास कुछ कैश था और कुछ लोग जो खड़े थे वो वीडियो बना रहे थे। हालांकि एक चश्मदीद ने दावा किया कि ऋषभ को किसी शख्स ने कुछ पैसे सौंप दिए थे। तो वो होश में थे, किसी सज्जन ने उनको कैश दिया है, ये तो नहीं पता कितना था वो। यानी ऋषभ तड़पते रहे थे और कुछ लोग अपनी जेब में नोट भरने लगे थे। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट पर दुख जताया और अधिकारियों को उनके परिवार को हर संभव मदद करने के लिए निर्देश दिया। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार ऋषभ पंत के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं, सब चीज से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा कि वो लगातार ऋषभ के परिवार के संपर्क में हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, रिकवरी की तरफ बढ़ते ऋषभ पंत के साथ मेरी दुआएं हैं। मैंने उनके परिवार और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की है। ऋषभ की हालत स्थिर है। जय शाह ने कहा कि इस मुश्किल समय में बोर्ड पंत को हर संभव मेडिकल ट्रीटमेंट और मदद मुहैया कराएगा। ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बयान जारी किया है। इस बयान में बताया गया है कि ऋषभ को कहां-कहां चोट लगी है। बीसीसीआई के मुताबिक ऋषभ के माथे पर 2 कट लगे हैं। उनके दाहिने घुटने में लिगामेंट टियर हुआ है। उनकी दाहिनी कलाई में भी चोट आई है और ऋषभ के पैर के अंगूठे और टखने में भी चोट है। उनकी पीठ पर खरोंच के निशान हैं। ऋषभ पंत का फिलहाल देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है और पंत के घायल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके लिए पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे से व्यथित हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। क्रिकेटर विराट कोहली ने भी ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की है। कोहली ने ट्वीट कर लिखा, जल्द ठीक हो जाएं पंत, आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने भी ट्वीट करके ऋषभ पंत के हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, आशा करता हूं कि पंत जल्द ठीक होकर अपने पैरों पर चलते दिखेंगे। और क्रिकेट जगत के कई खिलाड़ियों ने ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर दुख जताया है और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ऋषभ की सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। इसके लिए क्रिकेटर सुरेश रैना ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भाई ऋषभ पंत। हमारी प्रार्थनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं। वहीं अनिल कुंबले ने ट्वीट कर ऋषभ पंत के लिए दुआ मांगी। उन्होंने लिखा, दुआ है कि आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए ऋषभ पंत, जल्द स्वस्थ हो जाओ। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने भी ऋषभ पंत की सलामती की दुआएं की। हालांकि क्रिकेटर ऋषभ पंत ने अगर अपने सीनियर साथी खिलाड़ी की सलाह मानी होती तो शायद आज वो इस हालात में ना होते। ये सलाह उन्हें 3 साल पहले आईपीएल के दौरान शिखर धवन ने दी थी, जिसका वीडियो ऋषभ पंत के सड़क हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान का है, जिसमें शिखर धवन ऋषभ पंत को गाड़ी संभलकर चलाने की सलाह देते दिखे। फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल गाड़ी आराम से चलाया कर। इसके बाद दोनों खिलाड़ी ठहाका लगाकर हंसने लगे और फिर ऋषभ पंत ने शिखर धवन से उनकी सलाह पर अमल करने का वादा किया। ठीक है, मैं आपकी एडवाइस लेता हूँ, ये मैं गाड़ी आराम से चलाऊंगा आपसे। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। वहीं नोएडा में अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव किया। नोएडा के सेक्टर 113 में अतिक्रमण ढहाने से नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम की गाड़ी पर जमकर पथराव किया। घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। फ्लाईओवर पर चढ़ते ही एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर को तोड़ता हुआ पुल से नीचे लटक गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पंजाब के लुधियाना में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान मालिक के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। वहीं दुकान मालिक ने बताया कि मोहल्ले में बिजली की तारों का जंजाल बिछा हुआ है और यही आग लगने की वजह बना। यूपी के जालौन में मामूली कहासुनी के बाद कुछ दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में महिलाएं समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल कर रही है।
टीवी कलाकार टुनीशा शर्मा की मौत के मामले में उनकी मां वनीता शर्मा मीडिया के सामने आई। उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार शीजान मोहम्मद खान पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाए और कहा कि शीजान ने टुनीशा से शादी का वादा किया था और वो उस पर लगातार धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था। टुनीशा की मां के आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने कहा कि शीजान के किसी और लड़की से भी रिश्ते थे, जिसकी वजह से वो टुनीशा से दूर रहने लगा था। शादी का वादा किया तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको, जब उसका किसी और लड़की के साथ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टुनीशा को याद कर उनकी मां कई बार भावुक भी हुई। इस दौरान उन्होंने शीजान और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बीच हुई मोबाइल चैट का भी जिक्र किया। वनीता शर्मा ने बताया कि टुनीशा जब शीजान का मोबाइल देख रही थी तब उसने शीजान की वो चैट पढ़ ली थी, जिसके बाद टुनीशा ने शीजान से उस कथित लड़की के बारे में सवाल भी पूछे थे, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ भी बताने की बजाय शीजान ने टुनीशा को ही थप्पड़ लगा दिया था। उसने उसका मोबाइल चेक किया शीजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शीजान से पूछा कि ये क्या है। शीजान ने टुनीशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है। टुनीशा की मां ने शीजान पर ड्रग्स लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस पूरी साजिश में शीजान का परिवार भी शामिल था, इसलिए पुलिस को शीजान के पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। इस बीच पुलिस ने शीजान को वसई कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 1 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टुनीशा का आईफोन अनलॉक हो गया है और अब उससे इस मामले में नए सुराग मिल सकते हैं। पुलिस के मुताबिक टुनीशा के आईफोन में 50 से ज्यादा ऑडियो नोट्स मिले हैं, जिनमें कई शीजान और टुनीशा के हैं। नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान होने वाले हुड़दंग और हंगामे पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर से ही नोएडा और गाजियाबाद के सभी होटल्स, पब और मॉल्स की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। भीड़ भाड़ वाले बाजारों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। रात में होने वाले जश्न में हुड़दंग ना होने पाए, इसके लिए कई जगहों पर नाइट विजन कैमरे से लैस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे शहर में निगरानी के लिए पुलिस की 100 टीमें बनाई गई हैं और इन टीमों में शामिल 150 जवानों की वर्दी पर बॉडी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि वो हर घटना की रिकॉर्डिंग कर सके। मेट्रो स्टेशन, मॉल्स और बाजारों में पुलिस की टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी तैनात रहेंगे। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से गश्त पर निकल पड़ेगी, जो 1 जनवरी की सुबह तक जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि इस दौरान कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता पाया गया तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने वहां से आने वाले यात्रियों पर नकेल कसी तो चीन बौखला उठा, लेकिन चीन से अब भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो उसकी बौखलाहट को गलत करार देती हैं, जिनमें से एक तस्वीर तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने सोशल मीडिया पर चीन का एक वीडियो पोस्ट किया। 30 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स इमारत की छत पर खड़ा नजर आता है। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस शख्स पर कोई असर नहीं पड़ता और थोड़ी ही देर बाद वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये शख्स कोरोना की वजह से परेशान था, इसीलिए उसने छत से कूदकर जान दे दी। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि वाकई ये शख्स कोरोना से परेशान था या फिर किसी और वजह से। इसमें दो राय नहीं कि चीन में लोग कोरोना से परेशान हैं और अपनों की मौत उनके दिमाग पर गहरा असर कर रही है। चीन में हर रोज लाखों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, जबकि चोंगकिंग के एक गांव में तो 10 परिवारों की जिंदगी एक साथ तबाह हो गई। इन 10 परिवारों के कई लोग कोरोना की वजह से मारे गए। क्योंकि शवदाह गृहों में अंतिम संस्कार की जगह नहीं बची, इसलिए इन परिवारों ने अपनों का अंतिम संस्कार खुद ही किया। इन्होंने अंतिम संस्कार करने वाली एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया, जिसने सड़क किनारे बड़े बड़े टेंट लगाए, जहां इन परिवारों ने अपनों को आखिरी विदाई दी। हालांकि ऐसी सुविधा सबको मयस्सर नहीं। शैनडोंग प्रोविंस के लाइजू शहर स्थित फ्यूनरल होम में तो सैकड़ों की तादाद में लोग कोरोना से मारे गए अपने करीबियों का अंतिम संस्कार करने के लिए लाइन लगाकर खड़े नजर आए। जमीन पर रखे हर शव के ऊपर नंबर के साथ एक प्लेट रखी हुई थी, जो तस्दीक कर रही थी कि अंतिम संस्कार के लिए इन लोगों को और कितना इंतजार करना होगा। चीन में एक तरफ कोरोना ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग प्रशासन ने लोगों को नए साल का जश्न मनाने की छूट दे दी, जिसके बाद लोग बाहर घूमने के लिए टूट पड़े।
और ट्रेनों से लेकर विमान तक यात्रियों से फुल हो गए। बीजिंग घूमने आए लोगों ने कहा कि वो लूनर न्यू ईयर की छुट्टी से कुछ हफ्ते पहले सरकार के कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने से खुश हैं। 疫情放开了以后呢，大家出行更自由了，非常好。我之前也在出差，在保证疫情防范的前提下吧，我们也经常会出差，没有问题的。我觉得对大家来讲。 लूनर न्यू ईयर की छुट्टी तक जाने वाली लोगों की भीड़ को दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक मानव प्रवासों में से एक माना जाता है। इसमें परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। 比较期待还可以去国外，因为太久没去国外滑雪了。因为我是职业的滑手，然后所以期待着早日去到国外，然后享受国外的风雪。 हालांकि 2 साल के बाद 22 जनवरी से शुरू हो रहे लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों को एंजॉय करने की उमड़ रही लोगों की भीड़ चीन के साथ साथ दूसरे देशों के लिए भी खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि इससे कोरोना के नए वेरिएंट के म्यूटेशन में मदद मिलने के साथ साथ कोविड संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल सकता है, जिससे बड़ी तबाही मच सकती है, जिसका एक नमूना इटली में देखा जा चुका है, जहां चीन से इटली के मिलान पहुंची 2 फ्लाइट्स के 50% यात्री कोविड पॉजिटिव निकले थे, जिसके बाद इटली ने चीन से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया। रोम के फ्यूमिचिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी चीन से आए यात्रियों पर पैनी नजर रखते नजर आए, जबकि एक क्यूबिकल में ले जाकर उनका कोविड टेस्ट किया गया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि चीन की वजह से इटली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है। In Italia finora l'incidenza di Covid era in calo, quindi assolutamente sotto controllo. Dopodiché c'è questa nuova situazione determinata da quanto accaduto in Cina e noi ci siamo mossi immediatamente. जिसे लेकर चीन के टॉप महामारी विशेषज्ञ ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि नए साल की छुट्टी के दौरान पूरे देश में कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि महामारी विशेषज्ञ वू जिनयू ने यह भी बताया कि बीजिंग, तियानजिन और सेंट्रल चीन के बड़े शहरों में कोरोना का पीक आ चुका है। उनके मुताबिक लूनर ईयर पर सरकारी ढील और लोगों की बढ़ती भीड़ से चीन के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल सकता है। 大中城市由于人口多、人口密集，那么疫情发展的速度呢相对比较快。那么中小城市、县城、农村这个疫情发展呢相对滞后。 हालांकि वू जिनयू ने अपनी सरकार का बचाव भी किया और कहा कि चीन WHO के साथ सारे आंकड़े साझा कर रहा है, कुछ छिपा नहीं रहा। 那么随后的话呢，这个中国的疫情呢，主要是从境外输入到中国境内引起本地的传播。 那么每次的话呢，我们捕获到的这个新的疫情啊、毒株呢，都及时的上传。 चीन के महामारी विशेषज्ञ वू जिनयू की माने तो देश में स्वास्थ्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कोविड के पीक पर होने की वजह से कुछ जगहों पर ऑक्सीजन और डॉक्टरों की कमी नजर आई। देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार शिरडी के साईं बाबा संस्थान को इस साल जमकर चढ़ावा मिला है। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से 26 दिसंबर के बीच शिरडी के साईं बाबा संस्थान को 394 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला है। यानी इस साल हर रोज शिरडी में भक्तों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया है। साईं बाबा के भक्तों ने मंदिर की दक्षिणा पेटी में 166 करोड़ रुपए का दान दिया, तो वहीं मंदिर में बने दान काउंटर पर श्रद्धालुओं ने 72 करोड़ रुपए जमा करवाए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए मंदिर को 41 करोड़ का दान मिला, तो वहीं लाखों भक्तों ने ऑनलाइन 82 करोड़ रुपए का दान दिया। साथ ही डिमांड ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के जरिए 20 करोड़ 53 लाख रुपए का दान मिला। मंदिर को दान में 25 किलो से ज्यादा सोना भी मिला है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ 87 लाख रुपए है। वहीं दान में 326 किलो चांदी भी मिली है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 51 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक एक साल में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु साईं बाबा का दर्शन करने शिरडी पहुंचे। अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई तब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई जब दोनों देशों के विमान एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि टक्कर का डर सताने लगा। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि चीनी नौसेना के लड़ाकू विमान ने इस महीने 21 दिसंबर को दक्षिण चीन सागर पर अमेरिकी वायुसेना के एक टोही विमान के पास खतरनाक तरीके से उड़ान भरी। दोनों देशों के विमानों के बीच सिर्फ 20 फीट का फासला था, लेकिन अमेरिकी पायलट ने अपनी कुशलता से दोनों विमान को भिड़ने से बचा लिया।
दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी संपत्ति समझता है, जबकि अमेरिका बार बार कहता रहा है कि यहाँ चीन को अपनी दादागिरी बंद करनी चाहिए। तो शायद यही वजह रही कि अमेरिका के टोही विमान RC-135 का रास्ता रोकने के लिए PLA का J-11 लड़ाकू विमान उसके बेहद करीब पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर से दिल्ली में विश्राम पर है। 3 जनवरी से ये यात्रा फिर शुरू होगी और गाजियाबाद होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। कोहरे की हल्की परत के बावजूद दिल्ली वासियों को आज ठंड से राहत मिली। राजधानी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक नए साल में फिर ठंड बढ़ सकती है। यूपी के चंदौली में प्राइवेट अस्पताल के बाहर सिलेंडर ब्लास्ट से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों लोग गाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहे थे जब अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली मेट्रो ने न्यू ईयर्स ईव को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइन के तहत राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने पर रोक होगी। अमेरिका के डेनवर में सड़कों पर जबरदस्त बर्फ जमी दिखाई दी। भारी बर्फबारी की वजह से डेनवर के कई रास्ते बंद हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। बीते दिनों आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से आए बर्फीले तूफान में पूरा शहर बर्फ से ढक गया। बर्फबारी इतनी जबरदस्त हुई कि हर तरफ कई फीट बर्फ जम गई। अब तक शहर के सारे रास्ते सफेद नजर आ रहे हैं। फिलहाल बर्फीला तूफान तो थम गया है, लेकिन आलम ये है कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। डेनवर से होकर गुजरने वाले कई इंटरस्टेट हाईवे अब भी बर्फ से ढके हैं और सुनसान पड़े हैं। बर्फ का ऐसा कहर पहले कभी नहीं देखा गया था। हालात का अंदाजा सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पेट्रोलिंग के लिए हाईवे पर तैनात गाड़ियों पर ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की परत चढ़ी हो। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार तो रोक ही दी, साथ में भारी नुकसान भी हुआ है। डेनवर में कई जगह बड़े बड़े पेड़ टूटकर वहां खड़ी गाड़ियों पर गिर गए। और ये मुसीबत यहीं थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते के आखिर में एक और बर्फीले तूफान की आशंका जताई है। ऐसे में अमेरिका में बर्फबारी के ये डराने वाले हालात फिर बिगड़ सकते हैं। और अमेरिका के ही बफेलो में ईरी झील के किनारे एक इमारत पर सफेद परत जमी दिखाई दी। दीवार पर जमी बर्फ कांच की तरह नजर आ रही थी। बताया गया कि ये बफेलो का एक मशहूर रेस्टोरेंट होक्स है, जो इस हफ्ते बर्फीले तूफान के बाद बर्फ से बने किसी किले की तरह दिखाई देने लगा। अमेरिका में इस हफ्ते भयंकर बर्फबारी ने बफेलो की हर चीज को बर्फ से ढक दिया है। न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में लेक इरी के किनारे बने इस रेस्टोरेंट पर भी बर्फ की मोटी परत जमती चली गई। साथ ही तूफानी हवाओं में झील का पानी भी इससे टकराता रहा। पानी की एक एक बूंद जमने के बाद इस पूरी इमारत के इर्द गिर्द बर्फ की दीवार बनती चली गई, जो दिखने में कांच की किसी नुकीली छड़ी की तरह दिखाई दी। और इस रेस्टोरेंट के लिए यही बर्फ की परत अब तक सुरक्षा कवच साबित हुई और तूफान के बीच दशकों पुरानी इस इमारत को तबाह होने से बचाया। You do want it to freeze on impact because then it forms a type of igloo and it keeps the building insulated and the outer building protected as a honestly a second protective shell. बर्फीले तूफान ने होक्स रेस्टोरेंट को एक नया रूप दे दिया है और लोग खुश हैं कि ये इमारत सुरक्षित है। It's just a great place to come and see people and visit and eat. Food's wonderful. So I'm really glad to know it's been preserved. It's not totally damaged. होक्स रेस्टोरेंट पर जमी ये बर्फ पिघलने के बाद ही पता चल पाएगा कि तूफान ने इसे कितना नुकसान पहुंचाया है। शहर के बाकी हिस्से की बात करें तो बफेलो में अब भी इमारतों की छतों पर बर्फ जमी हुई है। आसमान से देखने पर बफेलो की सड़कें और जमीन सफेद दिखाई दी। जहां तहां बर्फ के ढेर लगे थे और लोग जमी हुई बर्फ साफ करने में जुटे नजर आए। और अमेरिका और कनाडा में बर्फबारी की वजह से रोजाना हजारों उड़ानें जो है वो रद्द हो रही हैं और लोग परेशान हैं। अमेरिका के एयरपोर्ट पर लोग इंतजार करते दिखे तो कुछ अपने लगेज लेकर वापस लौटने को मजबूर दिखे। बर्फबारी के कारण 23 दिसंबर से लेकर अब तक साउथ वेस्ट एयरलाइंस अपनी 14,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर चुकी है। बुधवार को साउथ वेस्ट एयरलाइन को खराब मौसम की वजह से 2,500 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी थी। लगातार उड़ानें रद्द होने की वजह से साउथ वेस्ट एयरलाइंस के शेयर्स में मंगलवार को 6% की गिरावट भी दर्ज की गई।
और यहाँ जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में कुछ ही दिनों की बर्फबारी में सड़कों पर इतनी बर्फ जम गई कि उन पर चलना मुश्किल हो गया। बर्फ हटाने के लिए सड़कों पर भारी मशीनों को तैनात करना पड़ा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हुई जमकर बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले हाईवे पर सिर्फ सफेद रंग ही दिख रहा था। सड़क के दोनों तरफ कई फीट ऊंची बर्फ जम गई। बर्फ हटाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम को उतरना पड़ा और बीआरओ के जवान स्नो कटर के जरिए बर्फ हटाकर सड़क खोलने की कोशिश करते दिखाई दिए। बर्फ कुछ इस तरह हटाई जा रही थी मानो पानी का फव्वारा चल रहा हो। ये ऑपरेशन बीआरओ के प्रोजेक्ट बीकन का हिस्सा है, जिसमें भारी बर्फबारी के बीच जोजिला दर्रे पर लगातार ट्रैफिक बहाल रखने की कोशिश की जाती है। कश्मीर में सर्दियों के 40 सबसे कठिन दिन यानी चिलाए कलात चल रहे हैं और अब इसका असर भी दिखाई दे रहा है। श्रीनगर में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर सफेद चादर में लिपटा नजर आया। मकानों, सड़कों और पेड़ों पर भी बर्फ का कब्जा दिखा, तो वहीं सेब के बागान भी बर्फ की मोटी चादर से ढक गए। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का ऐसा ही हाल है। शोपियां में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि शोपियां को जम्मू के पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड भी फिसलन की वजह से बंद कर दी गई। सड़क बंद होने से सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों को भी आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फ हटाने का काम चल रहा है। कश्मीर के बडगाम में भी बर्फबारी के बाद मुश्किलें बढ़ गई। सड़कों पर कई इंच बर्फ जमने के बाद वो चलने लायक नहीं बची। बर्फबारी की वजह से बडगाम में 50 से ज्यादा सैलानी रास्ते में ही फंस गए, जिन्हें किसी तरह सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। बडगाम से सामने आई तस्वीरों में पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों की मदद से बर्फ में फंसी एक गाड़ी को बाहर निकालते दिखे। हालांकि पहलगाम में हुई ताजा बर्फबारी ने वहां पहुंचे सैलानियों की खुशी दोगुनी कर दी। ये सैलानी वहां चल रहे विंटर फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जो बर्फबारी देखकर बेहद खुश नजर आए। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर में अगले 7 दिन तक सूखी ठंड पड़ने वाली है, यानी तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी के बाद मौसम और भी सर्द हो गया है। मनाली, शिमला, लाहौल स्पीति के पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं और बड़ी तादाद में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद सब कुछ सफेद दिखाई दिया। पहाड़ों की ऊंची चोटी से लेकर घाटी तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी थी। आलम ऐसा था कि सड़क पर बर्फ की परत चढ़ी थी और उसके दोनों तरफ भी बर्फ के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंचे सैलानी मौसम में हुए इस बदलाव से बेहद खुश नजर आए। मनाली और रोहतांग में भी सैलानियों की भीड़ नजर आई। बर्फीली घाटी में ये सैलानी विंटर स्पोर्ट के लिए भी यहां पहुंचे हैं। हालांकि बर्फबारी ने पर्यटकों की मुश्किल भी बढ़ा दी है। खराब मौसम और बर्फबारी के बीच रोहतांग टनल के पास करीब 400 गाड़ियां फंस गई, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ ही धर्मशाला, चंबा के ऊपरी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिली। स्पीति और मनाली के अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी कुदरत की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई। नारकंडा में बर्फबारी के बाद मौसम बदल गया है और बड़ी संख्या में सैलानी यहां का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम तापमान केलांग में दर्ज किया गया, जहां बर्फबारी के बाद पारा -4 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊपरी इलाकों में अगले 2 दिन बर्फबारी की संभावना बताई है और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। वर्ष 2021-22 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चंदा पाने में बीजेपी ने बाकी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चंदा हासिल करने में कांग्रेस कई क्षेत्रीय पार्टियों से भी पिछड़ गई। राजनीतिक दलों की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बताया कि वर्ष 2020-21 में बीजेपी को इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 351 करोड़ रुपए का चंदा मिला। एडीआर के मुताबिक सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का सबसे ज्यादा 72% हिस्सा अकेले बीजेपी को ही मिला है। वहीं कांग्रेस को इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए टीआरएस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से भी कम चंदा मिला है। वर्ष 2020-21 में के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को 40 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं समाजवादी पार्टी को 27 करोड़ रुपए चंदे में मिले।
दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को 21 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 20 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा रखने वाली कांग्रेस को इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए सिर्फ 18 करोड़ 44 लाख रुपए का ही चंदा मिला। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का गुरुवार देर रात 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी बेटी केली नेसिमेंटो ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी। पेले पेट के कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें 29 नवंबर को साओ पाउलो के एल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कीमोथेरेपी के जरिए उनका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद कीमोथेरेपी बंद कर उन्हें दर्द कम करने की दवाइयां दी जाने लगी। उन्हें किडनी और कार्डियक डिस्फंक्शन भी था। पेले की बेटी केली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हम जो कुछ भी हैं आपकी बदौलत हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। रेस्ट इन पीस। जबकि पेले के निधन के बाद ब्राजील की सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। पेले का असली नाम एडसन एरेंटस डो नेसिमेंटो था, जबकि उनका निकनेम डिको, पेले और द ब्लैक पर्ल भी है। पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 में ब्राजील में हुआ था। जबकि पेले फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे। उन्होंने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को 3 वर्ल्ड कप दिलाए। उन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेले। इनमें से टीम ने 3 बार खिताब जीते। उन्होंने 1971 में ब्राजील नेशनल टीम से संन्यास ले लिया था। पेले ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता। ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। पेले ने अपने करियर में 92 मैच खेले और 78 गोल दागे। ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर्स में उनके बाद नेमार का नाम है।